Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So in today's class we are going to solve the last paper of CUET PG previous year question paper. So सारे ही question paper हम लोगों ने solve कर लिए हैं. सिर्फ 2020 का क्वेश्चन पेपर बचा था, आज हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व 2020 पेपर एज वेल विच वाज रिमेनिंग. बाकी के सारे पेपर्स हम लोगों ने चैनल पे ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. नाउ यू गाइज हैव टू मेक श्योर कि कभी भी आप लोग कोई भी एमसीक्यू सेशन देखो, कोई पीवाईक्यू सेशन देखो जहां मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो उसका आपको पिंड कमेंट जरूर से चेक करना है. बिकॉज जो भी करेक्शन होते हैं आफ्टर द रिकॉर्डिंग और आफ्टर द अपलोडिंग, कोई भी अगर करेक्शन होता है जो मुझे बाद में लगता है तो वो मैं पिंड कमेंट में ही करती हूँ. ओके, सो आप लोगों को पिंड कमेंट जरूर से चेक करना है, अगर कोई भी करेक्शन होगा तो वहीं पे होगा. ओके, नाउ दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई टीच सोशियोलॉजी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, द सोशियोलॉजी क्लास. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे पहले से ही जानते हैं. माई नेम इज़ भैरवी भारद्वाज एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है, क्योंकि टेलीग्राम पे ही आपको PDF मिलेंगे सारे. मैंने ऑलरेडी एक कंपाइल्ड PDF बहुत दिनों से अपलोड कर रखा था, तो अभी जो 2019 का पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया और आज का पेपर, ये दोनों मैं उसी में कंपाइल करके फिर से अपलोड कर दूंगी. ओके, सो डोंट वरी अबाउट द PDF. Those of you who are preparing for CUET PG 2025, there is a batch that you guys can join, foundation course for CUET PG. आप लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हो. जो भी इसकी डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगी. नहीं तो जो मैंने टेलीग्राम बताया है ये वाला, इसको एक बार देख लो, यहाँ पर भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, बैच के प्राइस या जो भी है. कोर्स ऑन गोइंग है, अगर आप लोग अभी भी ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो. रिकॉर्डेड क्लासेस है, लाइव क्लास नहीं है, क्योंकि मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्लासेस बनाती हूँ, सो इसलिए लाइव क्लासेस नहीं है. नाउ बिफोर ज्वाइनिंग द बैच प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना. यहाँ पर वैलिडिटी 6 months लिखी है, बट एक्चुअली दिस कोर्स विल बी वैलिड टिल योर CUET PG एग्जाम. तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा ये कोर्स वैलिड रहेगा. ओके, अभी कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है उस पर, तो यू गाइस कैन चेक. डाउनलोड ऑप्शन नहीं है गाइज, तो कोई भी PDF आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाओगे और ना उसको प्रिंट करा पाओगे, इस चीज़ का ध्यान रखना. एंड कोई रिफंड नहीं हो पाएगा, एक बार आपने बैच ज्वाइन कर लिया तो रिफंड का कोई चांस नहीं है. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सी ऑल दीज थिंग्स, सारा डिस्क्रिप्शन देख के अच्छे से सोच के तभी ज्वाइन करना. कोई कंपल्शन नहीं है, अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है देन यू कैन डू सेल्फ स्टडी एज वेल. ओके, बट दोज ऑफ यू हु वांट टू ज्वाइन, हु वांट स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो. ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चंस. आज हम लोग 75 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नाउ लेट अस सॉल्व दी क्वेश्चंस. देखो, लास्ट पेपर जो हम लोगों ने सॉल्व किया था 2019 वाला, उसके कंपैरिजन में 2020 पेपर काफ़ी सही है. बहुत अच्छे क्वेश्चंस इन्होंने इसमें दिए हुए हैं, तो हम लोग देख लेते हैं. और आपको ध्यान रखना है कि जो भी ऑप्शंस दिए हैं इसमें, टॉपिक के अलावा ऑप्शंस को भी आपको ध्यान रखना है. कोई भी ऑप्शन अगर आपको नया लग रहा है, कोई थिंकर है, तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा रीड करना है, क्योंकि कभी कभी थिंकर्स से क्वेश्चन जो ऑप्शन में दिए होते हैं वहाँ से रिपीट होता है. ओके, सो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है. PYQs का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 26. हु अमंग द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट सेड ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय वर्ल्ड मूव्स टूवर्ड्स यूनिसिटी. नाउ 26 इसलिए क्योंकि उस टाइम पे जब का ये पेपर है 2020 का, उस टाइम पे जनरल टेस्ट भी होता था. अभी आपका जनरल टेस्ट जो है वो रिमूव हो चुका है, सो 75 क्वेश्चंस ही आएंगे. आजकल में आई थिंक आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए फॉर 2025. नाउ व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? मैक्लूहान, थियोडर लेविट, रोनाल्ड रॉबर्टसन, और आई डोंट नो ये डी ऑप्शन क्या है, बट द करेक्ट आंसर हेयर विल बी सी. प्लीज रिमेंबर रोनाल्ड रॉबर्टसन होगा इसका आंसर. उनका फेमस कोटेशन है ये, और वो बात करते हैं यूनिसिटी की. ओके, प्लीज रिमेंबर. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है इस ग्लोबलाइजेशन को कॉइन किया है थियोडर लेविट ने. ओके, टुडे माई पेन इज लिटिल थिन सो दैट यू गाइज कैन अंडरस्टैंड. लास्ट कुछ सेशंस में पेन बहुत थिक था, सो स्टूडेंट्स वर लाइक कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है. सो आज बताना समझ में आया कि नहीं. कॉइन किया है इन्होंने ग्लोबलाइजेशन टर्म को. ठीक है, ओके, प्लीज रिमेंबर. नाउ रोनाल्ड रॉबर्टसन की बहुत सारी बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो मैं यहीं पर मेंशन कर देती हूँ. ठीक है, सो फर्स्ट बुक जो आपको याद रखनी है जो यूनिसिटी की वो बात करते हैं, वो है ग्लोबलाइजेशन, सोशल थ्योरी एंड ग्लोबल कल्चर.
वेरी सून आई हैव टू चेंज माई पेन बिकॉज ये बहुत स्लो चलता है. ग्लोबलाइजेशन सोशल थ्योरी एंड सो ये बुक आई थी 1992 में. ओके, प्लीज रिमेंबर. और ऐसे कोई भी थिंकर आपको मिलते हैं तो उनकी बुक्स आपको ध्यान रखनी है. और एक इनकी बुक है जो रिलीजन पे है, सोशोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन. दिस बुक इज ऑल्सो वेरी फेमस. सोशोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन दिस बुक केम इन 1970. ओके, कभी कभी CUET PG रिपीट कर देता है, सो इट इज़ बेटर कि हम लोग यहीं पर उसे कर लें. एक बुक और आप इनकी याद कर सकते हो, दैट इज मीनिंग एंड चेंज. मे बी 2025 में दे कैन आस्क. तो ये 3 बुक हैं जो आप याद रख सकते हो. 1978 में आई थी ये, प्लीज रिमेंबर. ओके, सो दीज आर द बुक्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. इसके अलावा मैक्लूहान का भी एक टॉपिक है जो आपको याद रखना है. मैक्लूहान टॉक्स अबाउट ग्लोबल विलेज. ये नेट के एग्जाम में आता है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, सो ग्लोबल विलेज का मतलब क्या है एक्चुअली में? ग्लोबल विलेज का मतलब है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो वर्ल्ड में इंटरकनेक्टेडनेस लाता है. ओके, सो मैं ये भी लिख देती हूँ. राइट, ये कहते हैं कि पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज जैसा हो गया है क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं बहुत आसानी से. और ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से. ओके, क्वेश्चन नंबर 27. What does the co-presence of universalizing and particularizing tendencies under globalization called? So great tradition, localization, ideascape, uniparticularization. Please remember, universalizing and particularizing tendencies की बात होती है globalization में. And globalization actual में बात करता है कि कैसे जो global ideas हैं वो local culture में fit होते हैं. Okay? So मैं लिखती हूँ पहले यहाँ पे how global ideas fit to ओके. नाउ ग्लोकलाइजेशन का जो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वो फूड आइटम्स का ले सकते हैं. राइट, जैसे आपने देखा होगा कि जो पास्ता है, पास्ता एक इटालियन डिश है बट इंडिया में पनीर टिक्का पास्ता भी मिलता है. राइट, सो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है ग्लोकलाइजेशन का कि कैसे ग्लोबल डिश जो थी वो लोकलाइज्ड हो गई. राइट, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स अगर आपको पता हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 28. Who among the following authored the book Modernity at Large, Cultural Dimensions of Globalization? ये किसकी बुक है? तो प्लीज रिमेंबर इट इज़ अ वेरी फेमस बुक ऑफ अर्जुन अप्पा दुराई. ना यहाँ पर दुराई होता है, यू होगा, स्पेलिंग थोड़ी गलत है. आज के पेपर में काफ़ी आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह दिखेंगे. राइट, अच्छा एक चीज़ याद रखना, अर्जुन अप्पा दुराई टॉक्स अबाउट 5 कॉन्सेप्ट्स. ओके, ही टॉक्स अबाउट 5 कॉन्सेप्ट. कौन कौन से? ethnoscapes, then he talks about mediascapes, and he talks about technoscape,
ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि नेट में ये आ चुके हैं। फाइनेंस स्केप एंड लास्टली आइडिया स्केप या आइडियोस्केप, जो भी कह लो, ठीक है। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग कि क्या लिखा है। दिस पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली ना। ये जो 5 कॉन्सेप्ट हैं, एथनो, मीडिया, टेक्नो, फाइनेंस एंड आइडिया, इस पे ये बोलते हैं, इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट दिए हैं वो दिए हैं ये बताने के लिए कि कैसे जो ग्लोबल कल्चर है वो फ्लो करता है। ये जितना भी कॉम्प्लेक्स कल्चर है ये कैसे फ्लो करता है, इसको बताने के लिए इन्होंने ये 5 कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी इसका ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आते हैं। याद रहना चाहिए कि अर्जुन अप्पादुराई टॉक्स अबाउट इट, ओके। टू डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्स global cultural flows। ओके, थोड़ा सा इसको गूगल पे सर्च करके यू गाइस हैव टू रीड, राइट। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें से कौन सा है जो ग्लोबलाइजेशन का फीचर नहीं है? आइसोलेशन, होमोजेनाइजेशन, यूनिफिकेशन, हेजेमोनाइजेशन, कौन सा है जो एलिमिनेट हो सकता है इसमें से, बिल्कुल भी ग्लोबलाइजेशन के साथ नहीं जा रहा है? सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ए। प्लीज रिमेंबर, आइसोलेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज वी ऑल नो ग्लोबलाइजेशन में हम लोग बात ही करते हैं इंटरकनेक्टेडनेस की, राइट। ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट इंटरकनेक्टेडनेस, और अगर आइसोलेशन की बात करेंगे तो ये ग्लोबलाइजेशन के एकदम अपोजिट हो जाएगा, राइट। सो ये नहीं होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं ग्लोबलाइजेशन में, जैसे कि फ्री ट्रेड, राइट। और क्या हो सकता है? कल्चरल एक्सचेंज होता है। CUET PG में आपके जितने भी टॉपिक्स मेंशन हैं आपके सिलेबस में, आपको उनके सबके फीचर्स पढ़ने हैं। फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अगर आप लोग बाकी के पेपर्स देखोगे तो देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली फीचर्स से सॉल्व किए जा सकते हैं, राइट। कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है, इससे ये भी है ग्लोबलाइजेशन से, राइट। और बाकी जो यहाँ पर दिए हैं वो भी सही हैं। और भी अगर फीचर्स आप लोग सोच सकते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। Now, question number 30. Which of the following state did not participate in Narmada Bachao Andolan? Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan या गुजरात? So please remember, not पूछा है, it is राजस्थान। इस आंदोलन में राजस्थान ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और नर्मदा बचाओ आंदोलन में आपको 2 नाम हैं जो याद रखने हैं, दैट इज मेधा पटकर एंड बाबा आमटे, ओके। नाउ दीज टू पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में कौन कौन से लोग आएंगे, राइट। सो ये नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31, विच गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टॉक्स अबाउट क्लाइमेट एक्शन। इसमें से कौन सा गोल है जो क्लाइमेट एक्शन की बात करता है? देखो, सारे सस्टेनेबल गोल्स के जो मेन हेड्स होते हैं, यानी मेन हेडिंग जो होती है वो आपको याद रखनी है। अंदर का एग्जैक्टली मत याद करो, बट एटलीस्ट यू शुड नो कौन से गोल में क्या बात हो रही है और क्या उसका टाइटल है, राइट। सो अभी मैं आपको यहाँ पर जो मेंशन है वो बता दूंगी। देखो, क्लाइमेट एक्शन के बारे में कौन सा बात करता है? सो प्लीज रिमेंबर, इट इज गोल 13। नाउ फर्स्ट, थर्ड और 17 ये यहीं पे देख लो, बाकी क्या आपको मुझे कमेंट में बताने हैं। बचे हुए जितने भी सस्टेनेबल गोल हैं यहीं पर कमेंट कर देना, तो एक बार आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बात के लिए छोड़ो ना तो वो चीज़ रह जाती है। सो बाकी के सारे मैं आपको बता देती हूँ, जो बचेंगे वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ओके। अगर हम लोग फर्स्ट गोल की बात करें, सो फर्स्ट गोल इज नो पॉवर्टी, ओके, प्लीज रिमेंबर। देन गोल 13,
गोल 13 बात करता है, सॉरी 3, गोल 3 बात करता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग की। ओके, एंड गोल 17 की अगर हम बात करें सो वो बात करता है पार्टनरशिप फॉर गोल्स। राइट, और 13 तो आप लोगों ने क्वेश्चन में ही देख लिया, दैट इज क्लाइमेट एक्शन। सो बाकी के सारे भी आपको याद रखने हैं और कमेंट में मुझे बताना है। ओके, नाउ प्लीज़ गाइस लेट मी नो कि आप लोगों को समझ में आ रही है हैंड राइटिंग या नहीं, क्योंकि मेरा पेन जो है वो मैंने न्यू ऑर्डर किया है, सो इट विल टेक सम टाइम, तब तक इसी को झेलना पड़ेगा। ठीक है, आई होप राइटिंग समझ में आ रही हो। अगर नहीं समझ में आ रही है ना तो मुझे हमेशा कमेंट में पूछ सकते हो तुम लोग, या फिर मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो कि मैम ये क्या लिखा है। आई कैन ऑलवेज बी देयर एंड टेल, राइट। सो अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछना, हैंड राइटिंग में या किसी भी चीज़ में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32 देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इसमें से कौन सा है जो डिफॉरेस्टेशन का कॉज नहीं होगा? एग्रीकल्चर, पैस्चर एंड हार्वेस्टिंग, कटिंग एंड कलेक्टिंग वुड फॉर फ्यूल, या फिर फ्लडिंग। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है डी, क्योंकि फ्लडिंग जो है ना वो एक आउटकम है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। ठीक है, बट डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड कभी नहीं आता। सो यहाँ पर गलत हो जाएगा ये। ओके, इसका एक्चुअल में रीज़न क्या है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है? राइट, और सॉइल इरोजन की वजह से क्या होता है? इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्लड। ठीक है, सो फ्लड आने का कारण ही होता है कि डिफॉरेस्टेशन है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ओके, प्लीज रिमेंबर डिफॉरेस्टेशन फ्लड की वजह से नहीं होता है, बल्कि फ्लड डिफॉरेस्टेशन की वजह से होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इको फेमिनिस्ट। इसमें से कौन सी हैं जो इको फेमिनिस्ट में नहीं आएंगी? नॉट पूछा है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने हैं आपको। साइमन दे वो, रोजमेरी, मारिया मीस या वंदना शिवा। प्लीज रिमेंबर इट इज ए, दैट इज साइमन दे बुवो। ये इको फेमिनिस्ट में नहीं आती हैं। ठीक है, बट हाँ, साइमन दे बुवो की एक बहुत फेमस बुक है दैट यू गाइज हैव टू रिमेंबर, दैट इज द सेकेंड सेक्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इसमें ये बात ही करती है कि किस तरीके से हिस्टोरिकल ऑपरेशन हुआ है वुमेन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, in which position does India stand in the world in population growth? So इनमें से कौन सा you can say position है इंडिया का in terms of growth? So please remember it is second. ओके, सेकेंड नंबर पे है इंडिया पॉपुलेशन के मामले में, और फर्स्ट पे है चाइना, और थर्ड पे कौन सा है? यूएस। ओके, प्लीज रिमेंबर ये आपसे पूछ सकते हैं, बाकी के भी 4 और 5 भी आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, हु among the following gave the optimum theory of population? So optimum theory of population किसका है? माल्थस, एडविन कैनन, कार्ल मार्क्स, एमाइल दर्कहाइम। सो कार्ल मार्क्स और एमाइल दर्कहाइम तो बिल्कुल नहीं होगा। द करेक्ट आंसर हेयर इज बी। प्लीज रिमेंबर माल्थूसियन थ्योरी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वो आप लोग देख सकते हो। ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन भी मैं शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपके आ सकता है। अब देखो CUET PG सिलेबस में कहीं पर भी पॉपुलेशन नहीं मेंशन है, बट फिर भी पॉपुलेशन से क्वेश्चन आया है, राइट। सो प्लीज डोंट टेक दीज थिंग्स लाइटली। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट पे मैं एक वीडियो आज या कल में अपलोड करूंगी, आई एम वर्किंग ऑन दैट, जिसमें मैं आपको डेवलपमेंट का मीनिंग, फीचर और मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाऊंगी एक ही वीडियो में। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर, क्योंकि ये भी टॉपिक आपके सिलेबस में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में आप लोग देखोगे इसमें से कई क्वेश्चंस आए हैं। ओके, देखो
डेवलपमेंट डायनेमिक होता है तो हाँ, डायनेमिक होता है, चेंज हो सकता है, हमेशा कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। इरिवर्सिबल होता है तो हाँ, एक बार आप डेवलप हो गए फिर आप अंडर डेवलप भी हो सकते हो, राइट। यूनिवर्सल प्रोसेस होता है तो यस, कहीं पर भी आप जाओगे डेवलपमेंट का स्कोप हर जगह है ना। डी ऑप्शन देखो, डेवलपमेंट हैज ऑलवेज निगेटिव कॉन्सिक्वेंस, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, बिकॉज डेवलपमेंट निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, विच मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगेन जो मैंने आपको बोला मैं आपको एक क्लास में ये पढ़ाऊंगी। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कौन सा ऐसा मॉडल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कि डोमिनेट करता है आज के वर्ल्ड को, तो वो है कैपिटलिस्ट मॉडल। यू ऑल नो कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट, राइट। और इंडिया में मिक्स्ड मॉडल होता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कौन सा मॉडल है जो इंडिया में चल रहा है, राइट। सो यू हैव टू नो इंडिया का मॉडल मिक्स्ड मॉडल है, ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगी ये सब। इसके अलावा सोशलिस्ट मॉडल की अगर हम बात करें, जो कि हम लोग एनीवे करेंगे, तो याद रखो गाइस, सोशलिस्ट मॉडल में स्टेट ओनरशिप होती है, ठीक है। ये कीवर्ड है जो आपको याद रखना है। ओके, नाउ इसके अलावा स्टेट ओनरशिप एंड वी कैन से कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज। ओके, ना इसके अलावा गांधीयन मॉडल की अगर हम बात करें, इसके कैपिटलिस्ट के बारे में तो आपको पता ही है सब कुछ, प्राइवेट ओनरशिप की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। गांधीयन मॉडल की अगर हम बात करें, सो गांधीयन मॉडल टॉक्स अबाउट सेल्फ सफिशिएंसी। ओके, मैं आपको पढ़ाऊंगी ये सारी चीज़ें डिटेल में, सो डोंट वरी। एंड गांधीयन and it also talks about minimal reliance on industrialization, ठीक है। हमें कम से कम रिलाय करना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, मशीन्स पे, मोस्टली हमें अपना काम खुद कर लेना चाहिए। एंड ही ऑल्सो सेज दैट वी शुड फोकस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, please remember. Now, question number 38. Which of the following is a feature of socialist model of development? इनमें से कौन सा है जो सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का फीचर है? मैंने आपको बताया फीचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम जो आपको पढ़ना है किसी भी टॉपिक का, ठीक है ना। वेल ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सो सोशलिस्ट मॉडल में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये कैपिटलिज्म का फीचर है। प्राइस एंड प्रॉफिट कंसिडरेशन, प्रॉफिट की बात भी होती है कैपिटलिज्म मॉडल में, राइट। नाउ एक्सपैंडेड मार्केट भी नहीं होगा, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज वेलफेयर ऑफ द मासेस। सो सोशलिस्ट मॉडल जो है, सो सोशलिस्ट मॉडल फोकसेस ऑन वेलफेयर, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, एनीवे मैं आपको ये अच्छे से पढ़ाऊंगी, बट यहाँ पर याद रखना वेलफेयर पे फोकस होता है। ओके, now, question number 39. Which of the following statement is correct in describing the difference between the capitalist and the socialist model of development? Under the capitalist model, market plays a significant role, while under the socialist model, state plays a dominant role. Under the capitalist model, state creates employment, and under the socialist model, employment is self-created. Efficiency and innovations are least in capitalist model, while efficiency and innovations are maximum under socialist model. None of the above. Now, यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो कि सही से बता रहा हो कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट मॉडल में क्या डिफरेंस है। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ए। क्यों? देखो, कैपिटलिस्ट मॉडल जो है वो मार्केट पे फोकस करता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि सब कुछ प्राइवेटाइजेशन पे फोकस्ड होता है कैपिटलिस्ट मॉडल पे, राइट। सोशलिस्ट मॉडल में स्टेट डोमिनेंट रोल प्ले करता है, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है इनमें। बी ऑप्शन को देखो कि अंडर द कैपिटलिस्ट मॉडल स्टेट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, सो कैपिटलिस्ट मॉडल में स्टेट कहाँ से आ जाएगा, राइट। एफिशिएंसी एंड इनोवेशंस आर लीस्ट इन कैपिटलिस्ट, तो ये भी गलत है। कैपिटलिस्ट में हमें बहुत सारे इनोवेशंस और एफिशिएंसी और जो भी है वो मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कैपिटलिज्म में एफिशिएंसी और इनोवेशन नहीं है, ठीक है। सो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो यहाँ पर है वो है ए, जिसमें कोई भी गलती नहीं है और वो डिफरेंस भी ठीक से बता रहा है। ओके,
ना क्वेश्चन नंबर 40 देखो, एज पर साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ युगास। नाउ व्हाट इज युगास गाइस, प्लीज रिमेंबर युग मतलब होता है एज, ठीक है। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, अलग अलग एजेस होती हैं, वही है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, सतयुग, त्रेतयुग, द्वापर युग एंड कलयुग। आप लोगों ने सुना होगा ये ना कि कलयुग आ गया है, राइट। सो व्हाट इज दिस, दिस इज दिस हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ अलग अलग एजेस हैं, कुछ अलग अलग युग हैं, राइट। टाइम पीरियड भी इसको आप लोग कह सकते हो, ओके। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है गाइस वो है बी, ठीक है। ये याद रखना, ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है, ओके। सो युग में सबसे पहले आता है सतयुग, या फिर यू कैन से सत्य, ठीक है। सतयुग के बाद क्या आता है, त्रेत, त्रेत के बाद द्वापर एंड लास्ट में आता है कलयुग, ओके ना। सत्य को हम लोग गोल्डन एज भी कहते हैं, प्लीज रिमेंबर। त्रेत को हम लोग सिल्वर एज कहते हैं, द्वापर को ब्रॉन्ज एज कहते हैं, और कलयुग जिसमें हम लोग अभी हैं वो आयरन की एज है, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है गाइस, प्लीज रिमेंबर। एग्जाम में क्वेश्चन ये रिपीट हो सकता है, क्योंकि जितने भी अभी पेपर्स हुए हैं 2021 से लेके 2024 तक, वहां पर इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया है, और ये मैं आपको एनीवे पढ़ाऊंगी इंडियन सोसाइटी वाले यूनिट में, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 41, हु among द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर थ्योरिस्ट। इसमें से कौन सा लीनियर थ्योरिस्ट नहीं है। सो वी ऑल नो इट इज डी, Oswald Spengler, because he talks about cyclical change, cyclical social change, right? So ये नहीं आएंगे लीनियर चेंज में। क्वेश्चन नंबर 42, when there is an increase in the amount of specialization and differentiation of structure in society resulting in the move from an undeveloped society to a developed one, and the society becomes a technologically driven society, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशोलॉजिकल टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस। यानी जब ऐसा होता है कि हमारी सोसाइटी में स्पेशलाइजेशन बढ़ जाता है, यहाँ पर स्पेशलाइजेशन एक्चुअल में क्या है गाइस, इट इज डिविजन ऑफ लेबर, राइट। डिविजन ऑफ लेबर बढ़ जाना, डिफ्रेंशिएशन यानी डिफरेंसेस क्रिएट हो जाना, राइट। जैसे हैव नॉट, ये भी एक डिफरेंस ही है, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें जब बढ़ जाती हैं तो सोसाइटी जो है वो मूव करती है अनडेवलप्ड से डेवलप्ड की तरफ, और सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या फिर बहुत ज़्यादा वी कैन से टेक्नोलॉजी सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही होती हैं, देखो यहाँ पर वेस्टर्न थॉट की तो कोई बात की नहीं गई है, राइट। ना ही यहाँ पर इंटरकनेक्टेडनेस या बॉर्डरलेस जैसी कोई बात की गई है, तो ग्लोबलाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन नहीं होगा ना। डेवलपमेंट की बात भी यहाँ पर नहीं की गई है, क्योंकि डेवलपमेंट इज अबाउट प्रोग्रेसिंग। अब वो निगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी डेवलपमेंट हो सकता है, राइट। सो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है ना वो है डी, दैट इज मॉडर्नाइजेशन। अगर आप ऐसे एलिमिनेट करोगे ना एक एक ऑप्शन को, तो भी आप एग्जाम में सही ऑप्शन टिक करके आओगे, राइट ना। अगर हम लोग वेस्टर्नाइजेशन को देखें तो वेस्टर्नाइजेशन में तो हमारा मेन कीवर्ड ही होगा कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर या फिर वेस्टर्न प्रैक्टिसेस से इन्फ्लुएंस हो, राइट। सो वेस्टर्नाइजेशन इज ऑल अबाउट अडॉप्टिंग वेस्टर्न प्रैक्टिसेस। अब वो प्रैक्टिस कोई भी हो सकती है, इकोनॉमिक प्रैक्टिस, कल्चरल प्रैक्टिस, ठीक है ना। ग्लोबलाइजेशन का मैंने आपको बताया इंटरकनेक्टेडनेस, राइट, या फिर बॉर्डरलेस इज ऑल्सो कीवर्ड फॉर ग्लोबलाइजेशन। बॉर्डरलेस मतलब कि कैसे कोई भी चीज़ अब एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक ईजिली इंफॉर्मेशन हो या कम्युनिकेशन हो, आराम से ट्रांसफर हो सकता है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, सो डेवलपमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, राइट, जिसके बारे में एनीवे हम लोग आज पढ़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। चाहे मैं थोड़ा सा लेट उस क्लास को अपलोड करूं, बट मैं करूंगी, ठीक है। हो सकता है मुझे रात में थोड़ा काम करना पड़े, बट आई विल डू इट। डेवलपमेंट पे हम लोग क्लास करेंगे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 43,
After drawing the empirical evidences from which of the following communities, Professor M. N. Srinivas coined the term संस्कृताइजेशन. So always remember संस्कृताइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने कुर्ग पे स्टडी करके दिया था. प्लीज रिमेंबर इनकी एक फेमस बुक भी है, दैट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कौन सी बुक है वो जिसपे इन्होंने स्टडी किया था और बताया था कि संस्कृताइजेशन क्या होता है क्या नहीं. मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ कई बार संस्कृताइजेशन. इफ यू डोंट नो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो जहाँ पर मैंने संस्कृताइजेशन पढ़ाया है. इट्स देयर इन द चैनल. ओके. क्वेश्चन नंबर 44. डैश इज अ सोशली डिफाइंड पोजिशन इन अ सोसाइटी. इसमें से कौन सा है जो सोशली डिफाइंड पोजीशन की बात करता है? रोल, स्टेटस, नॉर्म, इंस्टीट्यूशन. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज स्टेटस. प्लीज रिमेंबर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, राइट? और रोल की अगर हम बात करें तो रोल में क्या होता है? इट इज अ बिहेवियर एंड ड्यूटी दैट इज असाइंड विद अ स्टेटस. ठीक है. रूल, ड्यूटीज या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ भी कह लो. assigned to the status. okay. norm क्या होता है guys? norm is specific guidelines. ठीक है. ये भी बहुत आता है एग्जाम में. और इसके जस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी में आता है वैल्यूज. वैल्यूज इज जनरल गाइडलाइंस. ठीक है. ना नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशन. सो इंस्टीट्यूशन इज established pattern of behavior. ओके. प्लीज रिमेंबर जैसे कि रिलीजन है, राइट, फैमिली है, मैरिज है, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 45. Who defined culture as the sum total of knowledge, belief, art, moral, law, custom? Very famous definition. ये जो डेफिनेशन है ये बहुत बार एनटीए ने रिपीट की है, सो प्लीज इसको याद कर लेना. इट इज गिवन बाय ई.बी. टाइलर. और ई.बी. टाइलर की एक बहुत फेमस बुक भी है जो एग्जाम में जरूर आती है. ये जो कोटेशन है ये उसी बुक की है, तो आपसे बुक भी पूछ सकते हैं. ठीक है. दैट बुक इज प्रिमिटिव कल्चर. Okay, please remember this book came in 1871. Okay, now एक बुक और है, उससे आपको इसको कंफ्यूज नहीं करना है. दैट इज पैटर्न ऑफ कल्चर. ये बुक भी बहुत आती है एनटीए में और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज कर देते हैं. उनको लगता है ये भी ई.बी. टाइलर की है. दिस बुक केम इन 1934. Okay, now please remember this book is written by Ruth Benedict. ओके. तो इसमें गलत मत करना. प्रिमिटिव कल्चर जो है वो ई.बी. टाइलर की है. पैटर्न्स ऑफ कल्चर जो है वो रूथ बेनेडिक्ट की है. ओके. क्वेश्चन नंबर 46. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड मेंबर. इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें मेंबर्स नहीं होते हैं या नहीं इंक्लूड करते हैं हम मेंबर्स को. एसोसिएशन में देखो मेंबर्स होते हैं, ग्रुप में होते हैं, कम्युनिटी में होते हैं, बट इंस्टीट्यूशन में हम मेंबर्स को नहीं फोकस करते हैं. आपसे अगर मैं कहूँ कि जैसे रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है. नाउ इफ आई से दैट क्या आप सारे रिलीजन के मेंबर्स को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि रिलीजन में हिंदू आ गया, मुस्लिम भी आ गया, पंजाबी आ गया, सिख, बहुत सारे आ गए रिलीजन. ठीक है. यू कैन नॉट सी द मेंबर्स ऑफ रिलीजन. समझ रहे हो ये चीज? एंड दैट इज वाई वी डोंट फोकस ऑन मेंबर्स इन इंस्टीट्यूशन. ओके. कम्युनिटी के मेंबर्स आप देख सकते हो, ग्रुप के देख सकते हो, एसोसिएशन के भी देख सकते हो, बट इंस्टीट्यूशन इज अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट. सो यहाँ पर नहीं देख सकते हैं. इंस्टीट्यूशन मैंने आपको बताया पैटर्न बिहेवियर होता है यहाँ पर, राइट. हम लोग मेंबर्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं. सो प्लीज़ रिमेंबर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है. इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन और आई थिंक पहले भी नेट में ये पूछा जा चुका है. ओके. कुछ बहुत पुराने पेपर्स अगर आप लोग देखोगे ना तो वहाँ पे आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे. वो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, मेरे पास बहुत पुराने पेपर्स भी हैं, सो हम लोग वो सारे क्वेश्चंस करेंगे. ओके.
Now, question number 47. Who among the following authored sociological imagination? इसमें से किसने sociological imagination की बात की है? You all know, very important and very easy. सीरेट मिल्स बात करते हैं, उनकी ही famous book है, right? Very important text in sociology as well. So please remember. और कब आई थी ये बुक, ये ईयर भी आप लोग याद कर सकते हो क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, 1959. ओके, प्लीज रिमेंबर. Now, question number 48. Who among the following classified groups into in-group and out-group? In-group, out-group, we all know it is given by सुमनर. एंड सुमनर के और भी बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. जैसे मैं आपको दो बताती हूँ. एक तो एथनोसेंट्रिज्म से बहुत क्वेश्चन आता है, और दूसरा जो है वो फोकवेज. ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखना, एग्जाम में आती हैं तो गलत टिक मत करना. ओके. नाउ, क्वेश्चन नंबर 49. सोशियोलॉजी इज अ साइंस बिकॉज. सोशियोलॉजी साइंस क्यों है? बिकॉज द थ्योरीज आर सपोर्टेड बाय एम्पिरिकल एविडेंस. सोशियोलॉजिस्ट कलेक्ट डेटा इन एन ऑब्जेक्टिव एंड एम्पिरिकल मैनर. तो ये तो बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट. All new findings are shared and scrutinized by a community of sociologists and researchers. ये भी बिल्कुल सही है. So the correct option should be D. ठीक है, all the options are correct. So please remember this. Question number 50. Name the lifelong process through which an individual acquire a sense of identity and becomes a member of society. इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमें आइडेंटिटी का सेंस देता है और एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है? इससे हम समझ पाते हैं कि हम कैसे एक सोसाइटी का मेंबर बने या क्या हमारा आइडेंटिटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. संस्कृताइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशलाइजेशन, कोलोनाइजेशन. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सोशलाइजेशन. नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. आपको मुझे इन तीनों प्रोसेस का थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन देना है. संस्कृताइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कोलोनाइजेशन. ठीक है, सिंपल डेफिनेशन यू कैन सी इन द गूगल एंड आप कमेंट में मुझे बताना. ओके. नाउ, क्वेश्चन नंबर 51. स्नोबॉलिंग इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट? रिसर्च डिजाइन, हाइपोथेसिस, नॉन प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी? ये मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ. जितने पेपर्स मैंने सॉल्व करे हैं यूट्यूब पे, हर बारी ये क्वेश्चन आता है. ना ये रिसर्च डिजाइन है, ना हाइपोथेसिस है, सैम्पलिंग है, बट कौन सा ये आपको जानना है, नॉन प्रोबेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी. सो प्लीज रिमेंबर, स्नोबॉलिंग इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. और मैंने आपसे कहा है प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है जहां पर वो पूछ लेते हैं कौन सा प्रोबेबिलिटी है, कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, सो स्नोबॉलिंग के अलावा judgmental sampling is also नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? कोटा सैम्पलिंग हो सकता है, इसमें कन्वीनियंस हो सकता है. ठीक है, एंड पैनल सैम्पलिंग भी हो सकता है. ओके, सो प्लीज रिमेंबर. नाउ यू हैव टू टेल मी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन से आते हैं. ओके, वो भी कहीं पे मेंशन कर लो, लिख लो, सो दैट रिवाइज हो जाए. क्वेश्चन नंबर 52. प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चन इज नीडेड फॉर व्हाट? प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चन मतलब क्वेश्चंस को पहले से थोड़ा सा टेस्ट करना. प्री टेस्टिंग यानी पहले से टेस्टिंग. फाइंडिंग आउट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर रिस्पॉन्डेंट, फॉर टेस्टिंग योर सैम्पल साइज, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स विद वर्डिंग, या फिर चेकिंग योर कंप्यूटर. सो प्लीज रिमेंबर गाइज, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स विद वर्डिंग. प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चन इसीलिए होता है ताकि हम वर्डिंग को चेक कर सकें, प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें. ओके. नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी डेटा? इसमें से कौन सा है जो प्राइमरी डेटा है? प्राइमरी डेटा कौन सा होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए. सो प्राइमरी डेटा इज एनीथिंग दैट इज ओरिजिनल. कोई भी ऐसी चीज जो ओरिजिनल हो, रॉ डेटा हो, दैट इज प्राइमरी डेटा. ठीक है, सो ऑप्शन में है लेटर, सेंसस रिपोर्ट, बुक्स या फिर जर्नल्स. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज लेटर. प्लीज रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 54. फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस may not require in what? फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मतलब हाइपोथेसिस बनाना किस डिजाइन में जरूरी नहीं है? डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एक्सप्लेनेटरी डिजाइन. सो यहाँ पर प्लीज रिमेंबर, ये नेट में कई बार आ चुका है, इट इज एक्सप्लोरेटरी डिजाइन. क्योंकि एक्सप्लोरेटरी डिजाइन में हम लोग चीजों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं. ठीक है, और इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से टू फाइंड समथिंग न्यू. ओके,
मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, बट ये चीज़ याद रखो एज अ फैक्ट कि जो हाइपोथेसिस है वो एक्सप्लोरेटरी में बनाना ज़रूरी नहीं है। ओके, क्योंकि वहाँ पर हम लोग सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, कुछ नया ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, इनसाइट्स ले रहे होते हैं किसी भी चीज़ पे, ठीक है। प्लीज रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैथमेटिकल एवरेज। इसमें से कौन सा है जो मैथमेटिकल एवरेज है? मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन। द करेक्ट आंसर इज मीन। प्लीज रिमेंबर मीन में हम लोग एवरेज ही निकालते हैं, सो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 में ना बहुत जगह बहुत सारे अलग अलग आंसर्स दिए हुए थे और मोस्टली ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूजन हो रहा था। देखो, विच वेव ऑफ फेमिनिज्म टॉक्ड अबाउट यूनिवर्सल सिस्टरहुड। सो फर्स्ट होगा, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, अलग अलग वेव्स हैं जो हम लोग फेमिनिज्म में पढ़ेंगे। एक पूरा क्लास फेमिनिज्म पे भी मैं बनाऊंगी जहाँ पर हम लोग सारे इंपॉर्टेंट वेव्स जो हैं उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो देखो, कुछ जगह पर फर्स्ट दिया हुआ है, बट इग्नू में और मोस्टली जो मैंने और भी सोर्सेज देखे वहाँ पर सेकेंड दिया हुआ था। सो मेजॉरिटी ऑफ द रिसोर्सेज वर सेइंग सेकेंड, सो वी विल ऑल्सो गो विथ सेकेंड, ठीक है। सो सेकेंड वेव में बात होती है यूनिवर्सल सिस्टरहुड की। प्लीज रिमेंबर दिस। एंड एक चीज और आप लोग याद कर सकते हो, दैट फेमिनिज्म वर्ड कॉइन किसने किया है? सो इट वॉज कॉइन्ड बाय चार्ल्स फोरियर, ठीक है। इनका भी नाम याद कर लेना अगर आ गया कि किसने कॉइन किया है फेमिनिज्म को, सो आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 57, द वर्ड फेमिनिज्म हैज इट्स ओरिजिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। किस लैंग्वेज से ये वर्ड आया है? सो प्लीज रिमेंबर इट इज फ्रेंच। ये चीज याद रखना, कभी कभी ऐसे देखो बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेता है एनटीए, राइट। Question number 58. Which of the following is considered to be the decade for women by United Nation? So United Nation के हिसाब से decade for women कौन सा था? 1976 से 85, 71 से 80, 81 से 90 या फिर 91 से 2000. So decade you all know 10 years को हम लोग decade कहते हैं, right? Okay, now क्या होगा आंसर इसका? प्लीज रिमेंबर द करेक्ट आंसर हेयर इज ए। 1976 से 85 है यहाँ पर, बट कहीं कहीं पर 75 भी होता है। ओके, सो इसको याद रखना। और क्या हो रहा था इस टाइम पे? बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हो रहे थे। ठीक है, सो बहुत सारे अलग अलग तरीके के कॉन्फ्रेंसेस हो रहे थे और इन कॉन्फ्रेंसेस पे बात होती थी उन ग्लोबल इश्यूज पे जो अफेक्ट करते थे वुमेन को, ठीक है। Please remember this, right? Now, question number 59. Which of the following focuses on both the reproductive and productive roles of women? ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। Women in development, women and development, gender and development या फिर दोनों। The correct answer is D. Please remember, sorry, C. Gender and development. Okay, पढ़ेंगे ये सब हम, डोंट वरी। दीज आर वेरी इजी टॉपिक्स, खाली फैक्चुअल चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको याद रखनी है, जो मैं आपको एक एक वीडियो में पूरा बता दूंगी, ठीक है। सो इतना परेशान मत होना। यहाँ पर याद रखना कि रिप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव रोल्स दोनों की बात करता है जेंडर एंड डेवलपमेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 60 इज अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। व्हेन वाज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास्ड? कब आया था ये एक्ट? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 2005, राइट। ऐसे ही डाउरी वाला जो आपका एक्ट है वहां से भी क्वेश्चन आता है हर साल। क्वेश्चन नंबर 61, नक्सलबारी मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? प्लीज रिमेंबर इट इज 1967 और जगह भी याद कर लो, मे बी इस बार वहां से क्वेश्चन आ जाए। सो इट वॉज वेस्ट बंगाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, who discovered the processes of universalization and parochialization? So universalization parochialization किसका है? Please remember it is Malcolm Marriott.
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है ये, राइट। क्वेश्चन नंबर 63, वेरी इजी क्वेश्चन। कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर किसकी बुक है? मुखर्जी, FG बेले, AR देसाई, SC दुबे। So the correct answer is FG Bele, please remember. Now next question is expand PURA, that means पूरा. So पूरा का full form क्या है? It is prevention of urban amenities in rural areas, please remember. और it is I think founded by Dr. APJ अब्दुल कलाम, या शायद APJ अब्दुल कलाम इससे एसोसिएटेड थे, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सो इस तरीके के अनकॉमन क्वेश्चंस भी आ जाते हैं गाइस, ओके। क्वेश्चन नंबर 65, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज रिप्लेस्ड बाय, वी ऑल नो इट इज नीति आयोग। नाउ नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। सो क्या है नीति का फुल फॉर्म? सो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके। Okay guys, please remember. Question number 66, again very easy question. The remembered village किसकी बुक है? So it is MN श्रीनिवास। MN श्रीनिवास से काफी questions आए हैं 2020 में, right? Question number 67, 1992 में which committee recommended democratic decentralization? So we all know it is C, that is Balwant Rai Mehta committee, right? Question number 68, marriage between a man and his deceased brother wife is called what? अगर कोई मैन अपने भाई के डेथ होने पे उसकी वाइफ से शादी करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सो प्लीज रिमेंबर इट इज कॉल्ड B, दैट इज लेविरेट, ओके। सो लेविरेट याद रखना। और इसका जस्ट अपोजिट जो होता है वो सोरोरेट होता है, जहां पर वाइफ की डेथ होने पर जो हस्बैंड है वो वाइफ की सिस्टर से मैरिज कर लेता है या शादी कर लेता है, ठीक है। सो वो हो जाएगा सोरोरेट, जस्ट अपोजिट ऑफ लेविरेट, ओके। क्वेश्चन नंबर 69, हु ऑथर्ड द बुक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? वेरी इजी बुक, इरावती कार्वे है इसका आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 70, किनशिप में ऐसा कौन सा बिहेवियर है व्हेन रिलेटिव्स आर एड्रेस्ड थ्रू सम मीडियम? किसी मीडियम के थ्रू हम उनको रेफर करते हैं, एड्रेस करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज टेक्नोनमी। और मोस्टली टेक्नोनमी हम लोग अगर और डेप्थ में बोले तो यहाँ पर नेम ऑफ चिल्ड्रन यूज होता है, ठीक है। नेम ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। सो नेम ऑफ चिल्ड्रन में वी कैन से गुड्डू के पापा, है ना, इस तरीके से आपने देखा होगा। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है? E.B. टाइलर ने, प्लीज रिमेंबर। यहां से क्वेश्चन आता है, पूछते हैं किसने दिया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, द किन रिलेटेड थ्रू फादर एंड मदर आर कॉल्ड व्हाट? कोलैटरल, फिलियल, अब ये इन्होंने पता नहीं क्या लिख दिया है, और एग्नेट। सो एग्नेट, कॉग्नेट, आई होप यू गाइस रिमेंबर, मैंने जो लोग फाउंडेशन कोर्स में है उनको पढ़ाया है ऑलरेडी। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है A, दैट इज कोलैटरल, क्योंकि कोलैटरल में वी टॉक अबाउट सिबलिंग्स या बोथ फादर एंड मदर, राइट। सो यहाँ पर ये होगा। अदरवाइज एग्नेट में क्या होता है कि हम सिर्फ फादर की बात करते हैं, ओके, ठीक है। जब हम अपने फादर की तरफ के किन्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज एग्नेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, नेम द टाइटल ऑफ द बुक बाय KM कपाड़िया पब्लिश्ड इन 1947। नाउ दिस क्वेश्चन इज टफ, क्योंकि KM कपाड़िया आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट फैमिली मैरिज किनशिप में ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इनकी बुक जरूर से देख लेना, ठीक है। इनकी जो बुक है जो 1947 में आई थी वो है हिंदू किनशिप, प्लीज रिमेंबर। फैमिली एंड किनशिप में मुझे इनकी कोई बुक अभी तक तो नहीं मिली है, बट TN मदान की एक ये सेम टाइटल पे बुक है, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर।
नाउ इसके अलावा सी जो है वो इन्हीं की बुक है, के.एम. कपाड़िया की, बट ये वाली जो बुक है ना, किनशिप इन सेंट्रल इंडिया, ये मुझे किसी की बुक नहीं मिली। इसकी जगह एक बुक जो आप याद कर सकते हो वो है कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया। और ये जो बुक है, दिस बुक इज रिटन बाय A.C. Mayer. Okay guys, please remember. Question number 73. Differential association theory on deviant behavior is developed by Talcott Parson, Emile Durkheim, R.K. Martin या फिर E.H. Sutherland. So please remember the correct answer here is E.H. Sutherland. E.H. Sutherland का जो डेवियंस थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को नहीं पता ये डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी क्या है, प्लीज़ थोड़ा सा गूगल करके पढ़ लो। इट इज़ वेरी इजी, ठीक है, बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार गूगल करके थोड़ा सा रीड कर लेना। ओके, जो लोग फाउंडेशन बैच के हैं उनको तो ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, सो यू गाइस ऑलरेडी नो। आप लोग भी इसको रिवाइज कर लेना क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ओके, कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि जो बहुत पुराने पेपर्स होते हैं ना, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्योंकि उतना पीछे तक कोई जाता नहीं है। 2020, 19 यहाँ तक के पेपर्स कोई देखेगा नहीं, सो इसलिए वहाँ के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही नेट के जो बहुत पुराने पेपर्स हैं ना, उनके क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, now question number 74. Which of the following act protect children from sexual offenses? NCPCR, PCPNDT, POXO Act या फिर JJ Act? So please remember, कौन सा ऐसा एक्ट है जो प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रन को फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस? सो द करेक्ट आंसर हेयर इज पॉक्सो एक्ट। एंड बाकी के जो फुल फॉर्म है वो आप मुझे बताइएगा। पॉक्सो का मैं आपको बता देती हूँ। सो पॉक्सो का जो फुल फॉर्म है वो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। protection of ठीक है, सो ये वाला एक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा एनसीपीसीआर, पीसीपीएनडीटी, जेजे एक्ट, इनके भी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताइए। ओके, question number 75. The concept of anomie popularized by Emile Durkheim was introduced in his book The Division of Labor in the Society, Suicide, Rules of Sociological Method, Elementary Forms of Religious Life. So the correct answer here is A, that is the division of labor in society. and suicide में इन्होंने second time इस वर्ड पे काम किया था जब इन्होंने एनोमिक सुसाइड की बात की। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना। 2 वर्क हैं इनके जिसमें इन्होंने बात करी है इसकी। ठीक है, प्लीज रिमेंबर, ये क्वेश्चन नेट में आया है। 2 बुक कौन सी थी ये पूछा था, तो यही 2 बुक्स हैं। ओके, question number 76. One stop center Sakhi provides facilities to women affected by violence, legal, medical, police. So please remember, all the facilities are given to women. Okay, now question number 77. In the year 2013, the criminal laws related to sexual offences was amended, which is famously known as what? Nirbhaya Act, Vishakha Act, the Immoral Traffic Act, none of the above. The correct answer here is A, that is Nirbhaya Act. Please remember. Okay, now question number 78. Which is not true about August Cohn's theory of intellectual development in stages? now यहाँ पर देखो, इनकी जो 3 स्टेजेस हैं वो दी है और पूछा है इसमें से कौन सा गलत है। तो थियोलॉजिकल स्टेज में चर्च इन द मिडिल एज बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर हम लोग रिलीजन और गॉड, डिवाइन, ये सब बातें करते हैं, राइट। मेटाफिजिकल एग्जाम्पल ऑफ इनलाइटनमेंट एरा एंड फिलोसफिकल आइडिया एकदम करेक्ट है। मेटाफिजिकल स्टेज, हाउ वर्ल्ड इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ गॉड, स्पिरिट एंड मैजिक। सो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा और साइंटिफिक स्टेज की बात एकदम सही बोली है। क्यों ये गलत है? क्योंकि मेटाफिजिकल स्टेज में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग गॉड्स की बात नहीं करते हैं, हम लोग एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं और यहाँ पर हम लोग रैशनल आइडियाज की भी बात करते हैं। ओके, basically we can say that it is a transitional phase. ठीक है, सो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 79, एमाइल दरखाइम का जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है मैंने आपको पढ़ाया, इसमें से क्या है जो गलत है उससे रिलेटेड, सॉरी सही है। देखो, इट इज अ फॉर्म ऑफ सिंप्लिसिटी, सो ये नहीं होगा क्योंकि मैकेनिकल सॉलिडारिटी में सिंप्लिसिटी होती है। अनस्पेशलाइज्ड, सो ये भी नहीं होगा क्योंकि ऑर्गेनिक में डिविजन ऑफ लेबर होता है। कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखो कलेक्टिव कॉन्साइंस लिखा है, किस बेसिस पे ये दिया ही नहीं है, तो ये भी ठीक है, हम लोग मैकेनिकल सॉलिडारिटी के साथ जा सकते हैं इसमें। बट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑर्गेनिक ही होता है, प्लीज रिमेंबर। मैंने ऑलरेडी सॉलिडारिटी पढ़ा रखा है गाइस, तो नहीं पता है तो प्लीज उसको देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 देखो, what is true about status dimension of stratification as explained by Weber? We all know Weber talks about status group, right? Now, unlike classes, status groups are communities. Status grouping does not explain one's social prestige, तो ये गलत है स्टेटमेंट, जबकि स्टेटस जो है वो किसी का जो सोशल प्रेस्टीज है वो बताता है, राइट? स्टेटस ग्रुप में हम लोग बात ही करते हैं ऑनर की, सोशल प्रेस्टीज की ना। कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल हु डज नॉट शेयर कॉमन लाइफस्टाइल, सो ये भी नहीं होगा क्योंकि स्टेटस ग्रुप में कॉमन लाइफस्टाइल की हम बात करते हैं, राइट? प्रेस्टीज की बात करते हैं। स्टेटस ग्रुप कैन नॉट कम्पीट, ये भी गलत होगा। नाउ द करेक्ट आंसर हेयर इज ए। क्लासेस के जैसा नहीं, स्टेटस ग्रुप जो है वो थोड़ा सा कम्युनिटी जैसा होता है। प्लीज रिमेंबर, कम्युनिटी मतलब ऐसी कम्युनिटी जिसमें लाइफस्टाइल सेम हो, राइट? सोशल प्रेस्टीज ज्यादा हो, लाइफस्टाइल बढ़िया हो, एक क्लोज कम्युनिटी जैसा। सो ए जो है वो सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 81, विच आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल फैक्ट? The social facts go with all preconception. Research subject as social fact cannot have certain external characteristic. Researcher remain isolated from his individual manifestation while investigating social fact. It is non-coercive in nature. Social facts से related इसमें से क्या है जो सही होगा? So the correct answer here is C. क्योंकि रिसर्चर जो है वो आइसोलेटेड होता है, ठीक है? जो भी हम लोग सोशल फैक्ट मानते हैं उससे हम लोग एक्सटर्नल होते हैं, राइट? अब यहाँ पर देखो सोशल फैक्ट गो विद ऑल प्री कंसेप्शन, सो ये नहीं होगा। इसके बाद रिसर्च सब्जेक्ट एज सोशल फैक्ट कैन नॉट हैव एक्सटर्नल, सो कैन नॉट हैव है तो ये भी गलत हो जाएगा। मैंने आपको सोशल फैक्ट पढ़ा दिया है ऑलरेडी। सोशल फैक्ट कोअर्सिव होता है तो ये भी नहीं होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 82, अकॉर्डिंग टू मार्क्स एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट मीन्स व्हाट? एलियनेशन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। एक क्लास मैंने इस पर बहुत पहले बनाई थी बट उसमें ना मेरा जो वॉइस है वो अच्छे से आया नहीं था रिकॉर्डिंग में, तो मैं इसको फिर से पढ़ाऊंगी बहुत शॉर्ट में। बहुत जल्द मैं वो वीडियोस पे गाइस काम कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम देना। इधर न्यू ईयर एंड देन क्रिसमस, देन मेरी मदर का बर्थडे था उस चक्कर में, और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों की डिले हो गया चीज़ों में। और अभी मेरा खुद का बर्थडे आ रहा है, सो वहाँ पर भी टाइम वेस्ट होगा, कल न्यू ईयर भी है, सो उसके बाद ही हम लोग ये सारी चीज़ें कवर अप कर पाएंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा मुझे टाइम देना, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, हो सकता है एक दिन में आपकी 2-3 क्लासेस हो जाएं, बट सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगी। ओके, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अपना सेल्फ स्टडी बढ़िया रखो, अच्छे से पढ़ो, सोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो कोई भी एग्जाम ईजिली क्वालिफाई कर सकते हो आज के टाइम में। ओके ना, मार्क्स एलिनेशन की बात करते हैं, तो जब वो कहते हैं कि प्रोडक्ट से एलिनेशन हो गया तो इसका क्या मतलब है? वर्कर्स डू नॉट ओन व्हाट दे प्रोड्यूस, वर्कर्स व्हाट प्रोड्यूस इज नॉट ओन बाय कैपिटलिस्ट, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि कैपिटलिस्ट तो ओन करते ही हैं। डिसकनेक्टिंग वर्कर्स फ्रॉम देयर ट्रू ह्यूमन एसेंस, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। वर्कर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड प्रॉफिट, ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, राइट? सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी क्योंकि मैंने जितना पढ़ाया है अभी तक यूनिट वाइज PYQ में भी, वहाँ पर भी मैंने आपको टाइप्स ऑफ एलिनेशन बोला था पढ़ने को, राइट ना? क्या है देखो कि जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं ना उसको हम ओन ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो ये भी हम उससे इसीलिए एलिनेट हो जाते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एलिनेशन। और भी जो टाइप्स हैं अगर आपको नहीं पता है प्लीज़ उस पर पढ़िए, और मैं अभी 1-2 दिन में जो क्लास उस पर अपलोड करूंगी, या थोड़ी देर में अगर मुझे टाइम हुआ तो मैं बना के अपलोड कर दूंगी रात में, तो आप लोग उसको भी देखिएगा, ठीक है? एलिनेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑलरेडी हम लोग एमाइल दरखाइम और ये सब कर रहे हैं, 3 थिंकर मैंने बोला है आपको पढ़ाने को, सो मैं वो पढ़ाऊंगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज रेस्टिट्यूटिव लॉ? आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी रेस्टिट्यूटिव लॉ। देखो, इट रिफ्लेक्ट्स अ सॉलिडारिटी दैट इंप्लाइज इंडिविजुअल रिसेंबल ईच अदर, सो नो, ये बिल्कुल गलत है। सिविल लॉ रिस्टोर्स बैक टू नॉर्मल, डज नॉट अलाउ इंडिविजुअल टू मेंटेन देयर राइट, गलत। पनिशेस दोज हु डेविएट फ्रॉम कॉमन सेंस, गलत। द करेक्ट आंसर हियर इज बी।
रेस्टिट्यूटिव लॉ में क्या होता है कि हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे आज के टाइम पे जो लॉ है वो रेस्टिट्यूटिव है, जहाँ पर आपको अगर आपने कोई गलती कर दी तो आपको जेल में डाल देंगे, हो सकता है आपको बेल मिल जाए, आप बाहर भी आ जाओ। अगर आपका वहाँ पे जो नेचर है, बिहेवियर है वो सही रहेगा तो आपको जल्दी भी छोड़ सकते हैं, राइट। आपको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। बट रिप्रेसिव लॉज में क्या होता था, अगर आपने कोई गलती कर दी, आपका एक हाथ काट देंगे, आपका एक पैर काट देंगे, राइट। सो इस तरह का रिप्रेसिव में होता था। Now, question number 84. Which is not true? Materialism refers to material possessions that are more important than spiritual values. Dialectic is philosophical belief that for every thesis there is an antithesis that creates synthesis. तो बिल्कुल सही है ये। Materialism के बारे में भी एकदम करेक्ट है। Materialism में हम लोग material possessions को देखते हैं, right? Dialectical materialism explains the reality. हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म लुक्स एट चेंजेस ओवर टाइम इन मटेरियल फैक्टर। नाउ यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट है, नॉट ट्रू पूछा है आपसे, सो वो हो जाएगा सी वाला, क्योंकि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में हम लोग रियलिटी को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, राइट। सो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 85 देखो, व्हाट चेंज इज नॉट अकरिंग इन कास्ट स्टेटस at contemporary society? Caste-based superiority of Brahmin has been declined. Restrictions regarding caste-based habits have been declined. Changes in the restrictions regarding marriage are increasing. Priest occupation is no more dominant by Brahmin. Now यहाँ पर आपको आज के टाइम से देखना है, आज सोसाइटी में कास्ट के क्या हाल है। तो क्या ब्राह्मण्स की जो सुपीरियरिटी है वो खत्म हो गई है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी ये चीज है, राइट। रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग कास्ट बेस्ड हैबिट्स हैव बीन डिक्लाइंड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो रिस्ट्रिक्शंस थी अभी भी फॉलो होती हैं, राइट। चेंजेस इन रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग मैरिज, तो ये सही है, अभी हम लोग को बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, राइट। प्रीस्ट ऑक्यूपेशन इज नो मोर डोमिनेटेड, क्या अभी आप मंदिर जाओगे तो वहां पर किसी को भी प्रीस्ट बनने देंगे? सो ये गलत हो जाएगा। प्रीस्ट अभी भी टेम्पल में होते हैं, ठीक है, मतलब ब्राह्मण्स ही प्रीस्ट बनते हैं और कोई नहीं। सो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ओके गाइज, नाउ ये क्वेश्चन डायरेक्टली रेसिज्म के टाइप से आया है, अलग अलग तरह के रेस की बात की गई है यहाँ पर। किसने ये सारे वर्ड्स दिए हैं? BS गुहा, रिजले या फिर DN मजुमदार। यहाँ पे दो दो रिजले इन्होंने दे दिए हैं। द करेक्ट आंसर हियर इज BS गुहा। प्लीज रिमेंबर, टाइप्स ऑफ रेस मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगी लिख के सारे, तो वो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, now question number 87. What is the core idea of unity in diversity? It is unity without uniformity and diversity without fragmentation. It is based on the notion that diversity enriches contradictions and conflict, state of fragmentation and division without togetherness and oneness. It does not transcend the notion accommodation without assimilation. So what will be the correct answer? Unity and diversity की बात हो रही है। The correct answer is A. यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी, यानी सब लोग साथ में तो रहते हैं बट सब लोग एक जैसे नहीं हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी विदाउट फ्रेगमेंटेशन, यानी डाइवर्सिटी तो है, सब अलग अलग हैं बट डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। सो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का जो सबसे मेन क्रक्स है वो यही है, प्लीज रिमेंबर। ओके, बहुत कम ही क्वेश्चन आए हैं इस एरिया से, बट 2024 में भी एक क्वेश्चन आया था, तो डाइवर्सिटी से क्वेश्चन आया था वो। इफ़ यू गाइज नो तो मुझे कॉमेंट में बताना। ओके, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं जो बच्चे गलत कर देते हैं। स्टूडेंट्स ऑलवेज डू दीज क्वेश्चंस रॉन्ग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 88. व्हाट इज नॉट द प्रोसेस ऑफ मैरिज इन इस्लाम? इसमें से कौन सा है जो मैरिज के प्रोसेस में नहीं आएगा इस्लाम के? द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड इन अ निकाह सेरेमनी। सो ये बिल्कुल सही है, निकाह सेरेमनी होती है। Groom or his representative proposes to the bride in front of at least 2 witnesses. ये बिल्कुल करेक्ट है, 2 witness होने ही चाहिए। Detail of meher are stated in the ceremony. This is also very correct. So यहाँ पर देखो लास्ट जो ऑप्शन बचा है वो क्या है? Bride and groom demonstrate their free will by repeating the word कुबूल 5 times. So ये प्रोसेस का पार्ट नहीं है, 5 times कुबूल नहीं होता है, ठीक है। सो ये एलिमिनेट हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, question number 89. Which is not true about regionalism? Now, regionalism is a feeling of loyalty and pride that people belonging to a region have. A feeling of superiority of belonging to a region comparison to other people in other region. Regionalism encourages the demand for regional autonomy. Regionalism promotes national integrity. So the correct answer is D. Now, regionalism का मतलब क्या होता है? देखो, regionalism का मतलब होता है कि जैसे let's say इंडिया का मैप है, ठीक है। अब इंडिया के मैप में
कोई कह रहा है कि मुझे ये वाला जो एरिया है ये मुझे दे दो, मुझे अपना अलग रीजन चाहिए, मुझे अपना अलग कंट्री बनाना है, ठीक है, मेरे रीजन में मत आओ, है ना, ये होता है रीजनलिज्म। सो ये जो रीजनलिज्म होता है ना, ये क्या करता है, सो ये रीजनलिज्म डिसइंटीग्रेशन करता है, ना कि नेशनल इंटीग्रिटी को बढ़ाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 90, इसमें से कौन सा है जो हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग धर्म में नहीं आएगा, ठीक है, विच इज नॉट धर्म अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। It signifies orderly behavior that make life and universe possible. Dharma includes duties, rights, laws, conduct, virtues, and right way of living. It enlists behavior that enables social order and virtuous conduct. So, what will be the correct option? The correct option is D. That is, Dharma sustains harmony among higher caste only. Okay. So, याद रखना ये चीज. The correct option is D. Okay. सो धर्मा जो है वो सिर्फ हायर कास्ट के लिए ही हार्मनी की बात नहीं करता है। ओके, ओनली लगा है ना यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 91, वेरी इजी एंड फैक्चुअल क्वेश्चन। सत्य शोधक समाज किससे एसोसिएटेड है? प्लीज रिमेंबर, इट इज ज्योतिबा राव फूले। ओके, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ पर कौन सी ट्राइब है जो झारखंड मूवमेंट से एसोसिएटेड है, ये बताना है। सो प्लीज रिमेंबर, इट इज संथल। ओके, question number 93, again very GK oriented question. Which was the peasant movement of India led by Gandhi? We all know it is चंपारण movement, जो कहाँ हुआ था? बिहार। okay? क्वेश्चन नंबर 94, इसमें से कौन सा थिंकर है जिसने बुक व्यू और फील्ड व्यू की बात की है? M.N. Srinivas, Louis Dumo, A.R. Desai, Panini. The correct answer is B, that is M.N. Srinivas. Okay. Question number 95. Women's movement in post-independence India reflect what? Women played active role in organizing regional movement. Women participated in Navi Nirman youth movement against price rise in Gujarat. Women could not actively participate in protest movement in India. या फिर women participated in Chipko movement. So this question is very generic in nature. तो मुझे इसका कोई correct answer नहीं मिला, but जो मुझे मिला वो था C. Sorry, not C, it was D. ठीक है, कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद वुमेन चिपको मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। बट आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन एज होमवर्क। आई वांट यू टू डू लिटिल बिट ऑफ रिसर्च ऑन दिस और मुझे कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग डी हो सकता है, तुम लोग बताना अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग ऊपर वाले ऑप्शंस हो सकते हैं तो फिर क्यों है वो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेप्टिकल थ्योरिस्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। स्केप्टिकल या सेप्टिकल जो भी बोल लो, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हर्स्ट एंड थॉमसन। प्लीज रिमेंबर, इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट और इन लोगों की एक फेमस बुक है जिसमें इन लोगों ने इस पे बात की है। दैट बुक इज ग्लोबलाइजेशन इन क्वेश्चन। ठीक है, तो इस बुक को भी याद रखना, मे भी इस बार ये रिपीट हो जाए। ओके, मैं दूंगी इस पे नोट्स अलग से भी, या फिर मैं लर्निंग थ्रू PYQ में इसको करवा दूंगी। ओके, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 97, वेरी इजी क्वेश्चन। रिमूवल ऑफ ट्रेड लाइसेंसिंग होगा तो क्या होगा? वी ऑल नो इट इज लिबरलाइजेशन। प्लीज डोंट कंफ्यूज। कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्लोबलाइजेशन टिक कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। ट्रेड लाइसेंसिंग की बात हो रही है तो लिबरलाइजेशन ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 98, सोशल इकोलॉजी की बात कौन करता है? तो प्लीज रिमेंबर, इट इज मोरे बुकचिन। मोरे बुकचिन की बहुत सारी बुक्स हैं गाइज जो आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगी या टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, बट इफ़ कोई स्टूडेंट अगर कर सकता है तो आप लोग भी शेयर कर दो कमेंट में, बट इनकी बुक ज़रूर देख के जाना एग्जाम में। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन हैड सम प्रॉब्लम क्योंकि मुझे इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता चल रहा है। देखो अगर इसे ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 99, सो यहाँ पर है, हु अमंग द फॉलोइंग व्यूड दैट द इंटायर प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल हजार्ड लार्ज स्केल एंड स्पीडी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव था कि निगेटिव था, वो यहाँ पर है नहीं, वो यहाँ पर इन्होंने दिया ही नहीं है। सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। देखो अगर यहाँ पर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो फिर जवाहरलाल नेहरू होगा, बट अगर यहाँ पर निगेटिव चीज पूछ रहा है तो महात्मा गांधी होगा। सो दिस क्वेश्चन आई एम कीपिंग इन डाउट। ठीक है, आई एम कीपिंग दिस क्वेश्चन इन डाउट। आई विल सी कि इसमें एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या, देन आई विल लेट यू नो गाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास। Attempting to live with a changing climate by altering the living style is called what? Adaptation, mitigation, vulnerability, all of the above.
सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ए। वी ऑल नो दैट क्लाइमेट चेंज की वजह से लाइफस्टाइल को हमें अल्टर करना पड़ता है, यानी चीज़ों के हिसाब से हमें अडेप्ट होना पड़ता है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। ओके गाइज, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन। नाउ आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम तो आपको सब्सक्राइब करना है इफ़ यू आर अ सोशोलॉजी स्टूडेंट, सो यू कैन फॉलो द प्लेलिस्ट जो भी आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करें, राइट। नाउ दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है, और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है। अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। और ये ऐप है जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉयड वाले तो आराम से गूगल प्ले से डाउनलोड कर लो, बट अगर आईफोन है या आईपैड है तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करो, मैं आपको लिंक दे दूँगी। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग।